वो शख्स जिसके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया। वो शख्स जो सत्ता में आने के बाद भी आम लोगों के करीब रहा और जिनके दरवाजे दिन रात 24 घंटे आम जनता के लिए खुले रहते हैं। आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। 2022 की चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के बारे में हम उनसे बात करें, इससे पहले हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शख्सियत पर भी चर्चा करेंगे। प्रयागराज के करीब कौशाम्बी जिले का सिराथू गांव, जहां केशव प्रसाद मौर्य का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। संघर्ष की नींव शायद यहीं से पड़ी, जब परिवार को पालने के लिए बचपन में पिता की चाय की दुकान में और जब थोड़ा बड़े हुए तो किसानी में भी पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन हिंदुत्ववादी सोच इन्हें विश्व हिंदू परिषद और संघ के करीब ले गई। गौरक्षा आंदोलन से जुड़े और फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाथ में मशाल उठा ली। देखते ही देखते केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के सबसे करीब आ गए। इनके जीवन के बहुत से हिस्से और किस्से देश के पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरित नजर आते हैं। कार सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, जेल में बंद कार सेवकों को चाय पानी से लेकर अखबार तक पहुंचाए और अयोध्या के आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वीएचपी का कामकाज संभालते संभालते केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए। संगठन के लिए बड़ी मेहनत की। कौशाम्बी के सियासी इतिहास में वो पहले सांसद थे जो बीजेपी से चुनकर आए थे। पिछड़ी जाति से आने वाले केशव मौर्य संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और अपने व्यवहार के दम पर वो जल्द ही सभी जातियों के चहेते बन गए। इसे देखते हुए उन्हें यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। परिणाम बेहद सुखद रहे और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 325 विधायकों के साथ अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर यूपी में सरकार बनाई। उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन प्रयोग यहाँ भी जारी रहे। शहीदों, मेधावियों और खिलाड़ियों के नाम पर सड़कें, सड़कों के निर्माण में नई तकनीक, हर्बल सड़कों का प्रयोग, राज्य में पुलों और सड़कों का जाल, ऐसे तमाम बड़े काम बतौर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खाते में आते हैं। एक बात और, केशव मौर्य कोरोना संक्रमण काल में लगे लॉकडाउन के दौरान उनकी प्रदेश भर में चलने वाली कम्युनिटी किचन के लिए भी याद किया जाता है। बतौर डिप्टी सीएम आज भी वो लोगों का मुफ्त इलाज कराने, गरीबों की शादी में खुले हाथ से खर्च करने और जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं। आज हम उनसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये समझने जा रहे हैं कि आखिर कैसे वो 2017 के 325 के आंकड़े को एक बार फिर से बीजेपी की झोली में ला सकते हैं। केशव जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। 17 का चुनाव था, आप अध्यक्ष थे, भाजपा को बम्पर जीत मिली थी। आज 2022 का चुनाव सर पे है, कहाँ देखते हैं अपने आप को आप? जैसे 17 में बम्पर जीत मिली थी, 19 में बम्पर जीत मिली, वैसे 22 में भी बम्पर जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में 2022 में अधिक मजबूत हुई है। इसलिए जो हम लक्ष्य 2017 में निर्धारित किए थे 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, उसी प्रकार से हम 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए फिर से बने। आपके लगभग 5 साल कार्यकाल के होने वाले हैं, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर भाजपा जा रही है? देखिए, भाजपा का मुद्दा तो विकास है, सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है और यह हमने करके दिखाया है। ये हमारे वादे नहीं हैं, इरादे थे और उस इरादे को धरातल पे उतारने का काम किया है। इसके कारण से आज उत्तर प्रदेश का गरीब से गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हों, सभी का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। लॉ एंड ऑर्डर आपका बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नहीं लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो लखीमपुर की घटना हुई है, गोरखपुर में व्यापारी की जिस तरह से हत्या करी पुलिस वालों ने, कहीं ना कहीं डेंट नहीं हो रहा है इसको? नहीं, दुखद घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन कोई अपराध होना इसका मतलब यह नहीं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था हाथ से निकल गई है। कानून व्यवस्था का कोई भी विषय रहता है तो हम लोग उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। कोई अपराध करने वाला अपराधी हमारी सरकार के समय में बच नहीं पाया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। या तो जेल के अंदर है और या तो उसने अपराध छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह ठिकाना बनाया होगा। लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य
अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, भयमुक्त जनता को शासन देना और गुंडों से जनता न डरे बल्कि गुंडे पुलिस और प्रशासन से डरे, सरकार से डरे, इस प्रकार का एक वातावरण प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है। और लखीमपुर की दुखद घटना है, उसमें हमारे किसान भी मारे गए, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी मारे गए। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई घटना, दुर्घटना ऐसी होती है जिसकी पीड़ा सबको होती है, मुझे भी उसकी पीड़ा है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर घटना की भी जांच हो रही है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। अन्य जो भी घटना प्रदेश में हुई है उनके हर दोषी को पकड़ा गया है और जिसने भी इस प्रकार के अपराध करने का काम किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अखिलेश जी कहते हैं कि इस समय योगी राज नहीं आतंक राज है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का चूँकि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, उनका संबंध संपर्क समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, तो जब उनके संपर्क में वही लोग आएंगे जिन्होंने गलत काम किया और आज उस गलत काम के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, तो वह श्री अखिलेश यादव जी से मिलते होंगे तो उनको लगता होगा कि योगी जी के अगुवाई वाली सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हम छिपा नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो अगर ज़मीन पे किसी कब्जा करेगा, सरकार की ज़मीन पे कब्जा करेगा, अपराध करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इससे वही डरता है जो अपराध करता है, और जो अपराध नहीं करता उसके लिए उत्तर प्रदेश से अच्छा शासन कहीं दूसरे प्रदेश में लगभग वर्तमान में उनको देखने को नहीं मिलता। बहुत चर्चा चली है लगातार कि चेहरों को लेकर, आपके और योगी जी के संबंधों को लेकर। हम आपसे सामने जाना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आपके योगी जी के क्या संबंध हैं। आपने कई लोकसभा में भी साथ रहे होंगे, यहाँ भी साथ रहे हैं। नहीं, हमारे योगी जी से व्यक्तिगत तौर से न संबंध खराब थे, न व्यक्तिगत तौर से संबंध खराब हैं और न कभी व्यक्तिगत तौर से संबंध खराब होंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका उप मुख्यमंत्री हूँ। हम लोग साथ में लगभग 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया काम कर रहे हैं और 2022 में सब लोग मिल कर के चुनाव लड़ रहे हैं और फिर 2022 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद फिर उत्तर प्रदेश में जिस सुशासन को देने वाली भाजपा की एक छवि है पूरे देश के अंदर, उस छवि के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। और हमारे संबंध कभी भी किसी भी प्रकार से न खराब थे, न खराब हैं, न खराब होंगे। कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई बात नहीं, देखिए योगी जी वो एक गोरक्षपीठ है, उसके पीठाधीश्वर है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो काम कई ऐसे जो साहस के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत होती है वो निर्णय लेते हैं, निर्णय लेकर के काम करते हैं और उस काम का परिणाम भी प्रदेश की जनता को देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है ब्राह्मण नाराज है और बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन करा है, सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप कैसे लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई समाज नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में और देश के सभी राज्य में जहां हमारी सरकारें हैं वहाँ हम लोग काम करते हैं और काम करने का परिणाम ज़मीन पर दिखाई देता है। गरीब कल्याण की योजनाएं ज़मीन पर जो पहले नहीं पहुंच पाती थी आज पहुंच रही हैं। जिनको लाभ मिलना चाहिए था पहले नहीं मिलता था, अब लाभ मिल रहा है। यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। आप ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं, ओबीसी समाज भी नाराज है, विपक्ष कहता है कि वो भी उनके साथ आ रहा है। देखिए, बयानों में नाराज हैं ऐसा कोई भी कह सकता है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट जरूर कहना चाहूँगा कि 2014 में जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उससे पहले प्रदेश का भी और देश का भी मतदाता भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में उठ करके खड़ा हो गया था, साथ आ गया था। 2017 में भी लगभग कामोबेश यही स्थिति थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का मतदाता जैसे 2014 में हमारे साथ था वैसे ही हमारे 2017 में भी हमारे साथ था। लेकिन 2019 में जब सारे विरोधी दल एक साथ होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की लड़ाई शुरू कर दिए, तब भी उत्तर प्रदेश का मतदाता भाजपा के साथ था और हमने 64 सीटें उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ जीती और केंद्र में फिर हम बड़े बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। 2022 के लिए भी इसी प्रकार के दावे जरूर किए जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनके पास ज़मीन, जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है, जिन्होंने अपना जनाधार खो दिया है, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ नहीं किया है, वो लोक लुभावने वादे करेंगे, बयानबाजी करेंगे,
लेकिन उनके बयान खोखले हैं, उनके बयान में दम नहीं। अखिलेश यादव बहुत ज्वाइनिंग करा रहे हैं, वहाँ खूब ज्वाइनिंग हो रही है इस समय, बड़ी चर्चा है ज्वाइनिंग को लेके, जैसे भाजपा में था 2017 में वैसे ही कहीं नहीं, जो श्री अखिलेश यादव जी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 2017 में जब हम ज्वाइनिंग करा रहे थे तब मतदाता हमारे साथ आ चुका था। नेता मतदाता जब भाजपा के साथ आ गया तब उसके बाद आना शुरू किए। और श्री अखिलेश यादव जी यह जानते हैं, या जो नेता भी हैं वह भी इस बात को समझते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी के साथ मतदाता नहीं गया है, नेता जा रहे हैं। भाजपा की ज्वाइनिंग जब होती थी, भाजपा में जब ज्वाइनिंग होती है तो वह एक प्रकार अलग होता है, और सपा के अंदर जब कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ वोट नहीं है, उनके साथ नेता हैं। हमारे साथ वोट भी हैं, हमारे साथ नेता भी। राजभर जी भी सपा के साथ बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनवाएंगे अखिलेश को। नहीं, ये श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के स्वप्न जरूर आते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी किसी दल के साथ अगर गठबंधन करती है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत में किसी भी गठबंधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, तो बाकी ये जो उठकटवा दल हैं इनके कारण से कोई गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास। अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि उनके काम किए हुए कामों के ही फीता काट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं ऐसा अगर उनको स्वप्न आता है तो उनको कोई ऐसा रोग है, किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे कोई पूजा पाठ करने वाले से दिखवा लें, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। जो परियोजना श्री अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया होगा, उसके पहले मायावती जी की सरकार थी, उनकी सरकार में काम शुरू किया गया होगा, तो काम तो कोई भी सरकार रहेगी, जनता के पैसे से जनता के लिए उत्तर प्रदेश का विकास करती है। और हमारी सरकार श्री अखिलेश यादव जी के किए हुए किसी काम का नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि जो हमारी सरकार ने काम किया है उन कामों को जनता को सुपुर्द करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको हम जनता को सौंपने का काम कर रहे हैं। वो तो रोज़ ऐसा बयान ही देते हैं कि जैसे लगता है कि वो अभी भी सरकार में है या वो भविष्य में सरकार में आने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे निकट भविष्य में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके कोई सरकार के इर्द गिर्द पहुंच पाएंगे ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं। प्रियंका गांधी ने घोषणा करी है कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगे। उनका ये कहना है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित ही नहीं हैं। नहीं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 40% टिकट दिए थे क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, और कांग्रेस का जब वजूद नहीं, वो 40% क्या वो 100% कह सकती हैं, वादे भी कोई भी कर सकती हैं, लेकिन जहाँ पर वह सरकार में है वहाँ पे जो वादे उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी वादे कर रही हैं, यह वादे असली तरीके से पूरा करने का जहाँ उनकी सरकार, उनके पास अवसर है, पहले वहाँ करके दिखा दे तब यहाँ बात करें। किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है भाजपा को इससे नुकसान होने वाला है? देखिए, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। किसान आंदोलन नहीं है, चुनाव आंदोलन है। किसानों से जो संगठन चला रहे हैं उनसे लगातार केंद्र सरकार ने अपील की है कि किसानों की अगर कोई समस्या सरकार से है, कृषि कानूनों को लेकर के, वो बात करें, अपने सुझाव दें। वो लगातार बात की गई है, कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन जब चुनावी लक्ष्य मतलब किसान आंदोलन के पीछे है तो फिर वो किसान आंदोलन नहीं, मैं उसे चुनाव आंदोलन मानता हूँ। वो किसान आंदोलन की जगह राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के उत्थान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से लगातार बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग अच्छा काम करेंगे। जो विरोधी राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं वो बतावें जब वह सरकार में थे तो उन्होंने क्या किया है किसानों के लिए, उन्होंने क्या किया है गरीबों के लिए, उन्होंने क्या किया है मजदूरों के लिए। जो अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस महिलाओं की बात करती है, जो 60 साल तक सरकार केंद्र में रहे, कई दशक तक उत्तर प्रदेश में रहे, जो गरीबों के घर में महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं बना सके, वो महिलाओं के लिए क्या बात करेंगे? वो महिलाओं के समर्थक नहीं है, महिलाओं के हितैषी नहीं है, महिला विरोधी उनकी राजनीति रही है। ये पूरी लड़ाई मेरा जो राजनीतिक दृष्टि से जो मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस में श्री राहुल गांधी बड़े हैं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा बड़ी हैं, ये टोटल लड़ाई कांग्रेस की अंतरकला का एक परिणाम है। विपक्ष एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। देखिए, बेरोजगारी सदा, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी गई है। हमने भारतीयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया है, बड़े पैमाने पे निवेश आया है, उसके आधार पर रोजगार मिला है और निवेश के द्वार खुले हुए हैं। भारत विश्व का ऐसा देश है जहां सबसे अधिक निवेश हो रहा है। देश में यूपी ऐसा प्रदेश है जहां सबसे अधिक निवेशक अपने लिए सुविधाजनक प्रदेश मान रहे हैं।
तो जब निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरियां तो एक सीमित संख्या में होती हैं, उनकी भर्तियां लगातार जारी हैं, पारदर्शी ढंग से जारी हैं, लेकिन सपा बसपा के समय भर्तियां भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होती थी, जातिवाद से मुक्त नहीं होती थी, ईमानदारी से नहीं होती थी। हमारी सरकार में इस बात की गारंटी है कि हमारी सरकार में कोई भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई सरकार के माध्यम से सूची नहीं दी जाती है, और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो सफल होकर के आता है और सरकारी नौकरी पाता है और वो अपनी सेवा प्रदेश की जनता के लिए करता है। राम मंदिर बन रहा है, कितना बड़ा मुद्दा होगा राम मंदिर इस अगले चुनाव में? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर मेरे जैसे राम भक्त के लिए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का चूँकि मैं सिपाही रहा हूँ, मेरे लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण यह आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। हम इसे चुनाव का मुद्दा नहीं बनाते, विरोधी इसे चुनाव का मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। पूरे देश नहीं, दुनिया के राम भक्त खुश हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 का कोढ़ सदा के लिए खत्म हो गया। इससे पूरा देशवासी खुश है, प्रसन्न है, और आज अनेक ऐसे काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद हुए हैं, जिसका बहुत वर्तमान के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत उत्कृष्ट परिणाम आने वाले हैं। कृष्ण स्थान और ज्ञानवापी के लिए भी कोई योजना है? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार यह सब नहीं करती है, जो संगठन जिनको करना होता है वो संगठन उस पर विचार करते हैं। सरकार की जो भूमिका है वो अपनी निर्धारित है कि अयोध्या रामलला की जन्मभूमि का स्थान था और वहाँ रामलला के मंदिर को लेकर के देश की सर्वोच्च अदालत में मुकदमा चल रहा था, फैसला हुआ, फैसले के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। सरकार अयोध्या का सर्वांगीण विकास, त्रेता युग जैसी अयोध्या मिले देश और दुनिया को, ऐसा हमारा प्रयास है। बाकी के जो स्थान है धार्मिक दृष्टि से, चाहे वो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर हो, जो ना गए हों वहाँ जा कर के देखें। बाबा विश्वनाथ जी का वह भव्य कॉरिडोर बन रहा है जिसे देख करके मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। मथुरा वृंदावन को नगर निगम बनाया गया है, वृंदावन के विकास के लिए ब्रज विकास परिषद बनाया गया है, मतलब सभी क्षेत्रों में, चाहे गंगा जी चाहे यमुना जी की अविरलता और निर्मलता के लिए भी काम हो रहा है। तो हमारी सरकार तो धार्मिक पर्यटनों को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज का कुंभ जो 2019 में हुआ, वो है जहाँ 24 करोड़ लोग आके डुबकी लगाए थे। आपके 3 विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। क्या लगता है किससे लड़ाई होगी आपकी? तीनों मिल जाए तो भी लड़ाई नहीं होगी, अकेले तो कोई लड़ने मैं नहीं जानता हूँ। अहंकार नहीं, भगवान क्षमा करें मुझे, लेकिन मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन मुझे अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने पर भरोसा है, और जनता की जो हम लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार इन डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सेवा की, उस सेवा के आधार पर भरोसा है कि हम लोग 2022 में फिर से सरकार के अंदर वापस आएंगे और उत्तर प्रदेश जिस बड़े लक्ष्य की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है उस लक्ष्य को हासिल। आप डिप्टी सीएम के साथ साथ पेट्रोलियम विभाग के मंत्री भी हैं। एक प्रहरी ऐप आया है, बड़ा ही उसके बारे में चर्चा है, ठेकेदारों को लेके बहुत परेशानी है। क्या मैनेजरों को रोकने के लिए हुआ है? प्रहरी क्या है? देखिए, यह एक PWD या अन्य कोई विभाग जहाँ ठेकेदारी प्रथा है, वहाँ एक काकस का निर्माण हो गया था, और उस काकस को तोड़ने के लिए हम लोगों ने पहले ई टेंडरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की। उसके बाद भी कुछ जो काकस था हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, तो फिर एक प्रहरी ऐप लाया गया है। अब प्रहरी ऐप में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता है। पहले जो अगर 1000 टेंडर हों तो 500 शिकायतें आती थी, अब 10,000 टेंडर हों तो 10 शिकायतें आती हैं, तो शिकायतें ख़त्म हो गई हैं, और उसके कारण से रेट भी मतलब एक नीचे करके लोग डालने का काम कर रहे हैं, जिससे विभाग को बचत भी होती है। और हमारा प्रयास है कि सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो हम सड़क मार्ग के माध्यम से सड़कों का कायाकल्प कर रहे हैं, सड़कों को में सुधार करने का काम कर रहे हैं, जो आज प्रदेश के अंदर हमारे दल के ही नहीं, हमारे जो दल के नहीं है विपक्ष के भी हैं, वह भी इसकी सराहना करने के लिए विवश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, या चाहे भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो, या सारे काम अच्छे तरीके से किए गए हैं, और उसका परिणाम आप सबके आंखों के सामने। किशोर जी 5 साल सरकार में रहे हैं, कोई ऐसा कोई काम
ऐसे बहुत काम होंगे गिनाने के लिए जो आपने किए होंगे, कोई ऐसा काम जो छूट गया हो जो लगता है कि अगली बार आपको मौका लगेगा तो उसको हम करेंगे? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। उत्तर प्रदेश दुनिया का, प्रदेश की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा प्रदेश है, और देश की दृष्टि से देखें तो पांचवा, हम प्रदेश की देशों की आबादी में 5 के बाद 6वां हमारा नंबर आ जाता है। तो अभी हमें बहुत काम करना है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव को हम एकदम अच्छी चमाचम सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। कोई रेलवे क्रॉसिंग ऐसी नहीं बचने देंगे जिसमें आरओबी नहीं होगा। रोजगार के लिए हर क्षेत्र में व्यापक अवसर पैदा करने का काम करेंगे। गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें और कैसे रोजगार युक्त बना दिया जाए जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े। शिक्षा का स्तर कैसे सुधार दिया जाए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, प्रदेश की हो देश की हो, उसमें हमारे प्रदेश के बच्चे हिस्सा लें और उसमें वो सफल हों। कानून व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि अपराध तो नियंत्रित करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अपराध ही ना हो इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करने का काम करेंगे। हमारी सरकार का मतलब सबका साथ सबका विकास का मतलब कोई छूटने ना पाए, कोई रूठने ना पाए, हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का एक संकल्प है। जो छूटा हुआ काम होगा उसे करेंगे। 5 वर्ष में हमने जो संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता से वादा किए थे उसके अधिकांश वादे हमने पूरे किए हैं, और वादे से अलग हट करके भी बहुत सारे काम किए, और आगे हम बहुत सारे काम करने के बहुत सारे मन में विचार हैं। उचित समय पर हम फिर अपना संकल्प पत्र लेकर के आएंगे। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई उनके पास योजना नहीं है, वो कैसे प्रदेश को चलाएंगे, वो कैसे प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। जब उनको अवसर मिला उन्होंने कुछ किया नहीं था, आज जब अवसर से वंचित हैं तो वो सब करने के दावे कर रहे हैं, तो उनके दावे पर जनता का भरोसा नहीं है। आप बहुत व्यस्त हैं चुनाव में, इसलिए आखिरी सवाल, आपका बहुत समय नहीं लेंगे। 17 के चुनाव में आपने एक नारा दिया था, आपकी बार 300 पार। बड़ा अव्यवहारिक लगा था, हम लोगों को बड़ा विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वो बाद में सच हुई। अभी आपने कहा था इंटरव्यू की शुरुआत में कि 3 सीटें मिलेंगी। हम आपसे चैनल के माध्यम से व्यवहारिक पूछ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी भाजपा? देखिए, मैं एकदम व्यवहारिक तरीके से बता रहा हूँ। 2017 में मेरा नारा था कि आपकी बार 300 पार, लेकिन इस बार मेरा एक नारा है कि 300 पार तो करेंगे ही, लेकिन 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और उस बंटवारे वाले वोट में भी हमारा है। इसलिए वो सीटों के नंबर कहाँ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 300 से कम नहीं आएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे जनता पर भरोसा है, मुझे कार्यकर्ता पर भरोसा है, केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो विकास के काम किए गए उन कामों पर भरोसा। केशव जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में फिर उनको वही सफलता मिलेगी जो 17 में मिली। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।